हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी जम के कर रहे होंगे और करना भी चाहिए। पीसीएस 27 अक्टूबर को है, समीक्षा अधिकारी 22 दिसंबर को होना है। तो समय बिल्कुल नहीं है, खास करके पीसीएस के लिए 50-55 दिन बचा है, तो उसमें आप एकदम रम जाइए। जरा सा भी लापरवाही मत करिए। और आज मैं आपको दिखाने वाला हूं प्रूफ, पीसीएस और समीक्षा अधिकारी दोनों का साथ साथ। और शुरुआत करते हैं हिस्ट्री पार्ट 1 से, ठीक है। और ऐसे ही मैं प्रत्येक सब्जेक्ट का दिखाता रहूंगा कहां से कितने प्रश्न पूछे गए हैं या पूछे जाते हैं लगभग, ठीक है। बात करें इस स्ट्रेटजी का, तो मैंने 6 महीने पहले ही बता दिया था। कितने लोग फॉलो किए हो कि नहीं किए हो मुझे नहीं पता है, मेरा काम था सही चीज बताना, मार्गदर्शन करना, मैंने कर दिया था। अब बात करते हैं कि इतिहास से कितने प्रश्न पूछते हैं। बहुत से लोग हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, तो इंपॉर्टेंट के हिसाब से सबसे ज्यादा जहां पे पूछा जाता है उनको भी मैं बताऊंगा, और फिर उसके बाद घटते क्रम में आगे बढ़ता चला जाऊंगा। तो आज इतिहास की बारी है। इसमें पीसीएस 2023 और आरओ 2023 दोनों में कितने प्रश्न पूछे गए हैं, तो आप लोग देख सकते हैं। पीसीएस में 26 प्रश्न इतिहास से पूछे गए हैं, वहीं समीक्षा अधिकारी आरओ में 18 प्रश्न लगभग इतिहास से आए हुए हैं, ठीक है। मैंने जो रणनीति बताया था, 2-3 किताब आपको पढ़ना है, और ये दोनों ही तीनों किताबें इतनी कारगर हैं, इतनी कारगर हैं, यदि आपने अच्छे से इसे पढ़ लिया तो आज भी और कल भी हमेशा ये प्री निकालने में सक्षम होंगे, बशर्ते आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ लेना है, ठीक है। टी शर्ट पे ध्यान मत दीजिएगा, ये लोगो अनअकैडमी का है, इस पे पहले मैं पढ़ाता था, तो अपना पढ़ा था तो मैंने पढ़ लिया, ठीक है। अभी इसमें मैं हिंदी अड्डा लिखवा दूंगा कुछ दिन बाद, ठीक है। टी शर्ट जो अगला मेरा आएगा उसमें हिंदी अड्डा लिखा रहेगा, ये तो अनएकेडमिक है, इस पर गौर करने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, प्रूफ की बात करते हैं। देखो, और बाकी बहुत से लोगों की डिमांड है करंट अफेयर्स पढ़ाने के लिए और इस तरह तरह की चीजें, तो मैं आपको बता दूं कि ठीक है, करंट अफेयर्स के लिए मैं सोच रहा हूं, और उसके लिए मैं करूंगा छोटे छोटे पार्ट में आपको पढ़ाता चलूं, ताकि आप सुन सुन करके और अच्छे तरीके से कंठस्थ कर लें उसे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, 26 प्रश्न है। प्रश्न मैंने आपको बार बार दिखाया है, इसमें फोटो पता नहीं क्यों अभी सही था फिर से गड़बड़ हो गया है, तो खैर कोई बात नहीं। फोटो है प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कालानुक्रम सही है। इसमें यूनानी शक कुषाण दिया हुआ है, कौन सा सही है यही मिलाना है। दूसरा प्रश्न है, मिलिंद पहो राजा मिलिंद तथा एक बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद है, वह भिक्षु कौन थे? दूसरा प्रश्न है। तीसरा, चरक संहिता के कितने अध्यायों और खंडों में विभाजित किया गया है? चौथा है, वैदिक कालीन प्रशासन में भागदुह नामक अधिकारी क्या काम था, उसका क्या करता था? 27वां है, पुरातात्विक स्थल का नाम दिया है, और वर्तमान जो नाम या स्टेट है उसमें कहाँ स्थित है ये पूछा गया है। 28वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा संस्कृति के पूर्वी सीमांत का निर्धारण करता है? और अगला प्रश्न है, पुराणों के संदर्भ में दिया गया है। विष्णु पुराण से मौर्य वंश की जानकारी मिलती है, वायु पुराण गुप्त वंश की शासन व्यवस्था प्रकाश डालता है, इसमें कौन सही है कौन गलत है या दोनों सही है? अगला प्रश्न है, एक युग्म दिया है, दर्शन दिया है, और उसको प्रचार करने वाले दार्शनिक का नाम दिया, जैसे वैशेषिक, पतंजलि, न्याय, गौतम मीमांसा, कण, उत्तर मीमांसा, कपिल, इसको मिलाना है। कैप्टन हॉकिंस के संदर्भ में दो कथन दिया गया है, इसमें कह रहा है कि दोनों सही है या गलत है। खातिरदार कौन था, अधिकारी का नाम है। अगला प्रश्न भी पुस्तकों का नाम दिया है, ये कहाँ के संबंध में इसमें वर्णन मिलता है उसके बारे में पूछा गया है, ठीक है। इल्तुतमिश शाह तुर्कान के आगे कुछ नाम दिया हुआ है कि ये रजिया के पिता कौन है, इस तरह का। इल्तुतमिश की पत्नी है, शाह तुर्कान की नहीं है, ये सब है। 26वां प्रश्न है, पेशवाओं का क्रम आपको मिलाना है। नेक्स्ट प्रश्न है, कश्मीर के किस शासक ने जजिया और गौ हत्या को समाप्त किया था? अगला प्रश्न है, फिरोज तुगलक ने नागरकोट अभियान के दौरान 300 पुस्तकों को जो अनुवाद किया था उसको कौन किया था? संगीत की टप्पा शैली किसने प्रचलित किसके समय में आई थी, ठीक है। निम्नलिखित में किताब का नाम दिया है, उसे सुमेलित करना है ना, ये प्रश्न है। फिर 1857 का विद्रोह दिया गया है, बैरकपुर, लखनऊ, मेरठ, झांसी, कहाँ सुमेलित है कहाँ असुमेलित है? 1918 में संयुक्त प्रांत किसान का गठन
किस नेता ने किया था, इसमें कौन शामिल नहीं है, इस तरह का नाम है, लेकिन यहाँ पूछा है किसने गठन किया था, उसका नाम बताना है। निम्नलिखित कौन सा संगठन दिल्ली के वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने के लिए उत्तरदायी था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित किस अधिनियम द्वारा 120 सदस्यों वाले चेंबर ऑफ प्रिंसेस की व्यवस्था की गई थी। ईवी रामास्वामी नायकर के संबंध में दिया गया है। नेताजी सुभाष चंद्र द्वारा आजाद हिंद फौज के किस हिस्से के रूप में गठित महिला रेजिमेंट का क्या नाम था, वो दिया गया है। 1857 में बरेली उत्तर प्रदेश में क्रांति का नेता कौन था। अगला प्रश्न है कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित घटनाओं को कौन सी अंतिम थी। होम रूल, जलियांवाला बाग, खिलाफत और मोहफला दिया हुआ है। और अगला प्रश्न है निम्नलिखित कौन महिला स्वतंत्रता सेनानी भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित नहीं थी। इस प्रकार से ये 26 प्रश्न आपका हिस्ट्री से पूछा गया है। ठीक है, हिस्ट्री का है। इसका हमने साक्ष्य दिया था घटना चक्र और लुसेंट से। मैंने पहले ही बताया है, यदि इन दोनों किताबों को आप मिला करके पढ़ लेते हैं तो देखिए पहला ही प्रश्न है प्राचीन काल में भारत पर आक्रमणों के संबंध में निम्नलिखित कौन सा सही कालानुक्रम है। ये प्रश्न आईएएस प्री 2006 में पूछा गया है। हूबहू यही प्रश्न सीधा सीधा आ गया है। इसका उत्तर ए है, विकल्प ए। यूनानी सबसे पहले, फिर शक, फिर उसके बाद कुषाण है। ठीक है, और उसी तरह से ए है 23 नंबर, जो पहला प्रश्न था 23 का उदाहरण है। दूसरा प्रश्न आपको ध्यान होगा, मिलिंद पहो किस हिंद यवन शासक पर प्रकाश डालता है। यहाँ पे तो शासक का नाम पूछ दिया गया है और उसमें पूछा गया है कि किसका जो है उसमें चर्चा है। तो यहाँ देखिए नीचे आईएएस में ही ये भी प्रश्न पूछा गया है, और इससे पहले जो प्रश्न दिखा रहे थे ये उत्तराखंड में पूछा गया था। इसमें शासक का नाम हो सकता है अगली बार इस तरह से आ जाए। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पे प्रश्न आपका मिल गया है। मिलिंद पहो राजा मिलिंद तथा एक बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है। वह भिक्षु कौन था, स्पष्ट रूप से देखिए नागसेन दिया हुआ। आईएएस प्री 1997 में पूछा गया है। ठीक है, इस प्रकार आप इन सब चीजों को पढ़ते हैं तो बहुत सारे प्रश्न रिपीट होते रहते हैं, सेम टू सेम तो आते ही हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी आपका काम हो जाता है। ठीक है, यहाँ आप देखिए फिर ये तो पीसीए 2023 का ही नया मैंने बुक लिया है तो उसमें छपा हुआ है, तो इसकी तो बात ही छोड़ दीजिए। यहाँ से देखिए आईएएस प्री 1997 में पूछा गया था। ठीक है, अगला प्रश्न 25 नंबर में कुछ किताब था, चरक संहिता वगैरह किसका है, तो चरक चिकित्सा से संबंधित है ही। इसके अध्याय की बात करें कितने भागों में बांटा हुआ है, स्पष्ट रूप से तो नहीं इसमें मिला है, लेकिन यह है कि आपको कहीं न कहीं डायरेक्ट मिल ही जाता है। भागदूत अधिकारी पूछा था कौन था, देखिए स्पष्ट रूप से कर या राजस्व जमा करने वाला अधिकारी को भागदूत या दूह आ जाए या ध आ जाए, इतना थोड़ा सा ध्यान नहीं रखते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न की बात करें तो यही चरक संहिता कौन है, ये सब चीजें मैंने प्रूफ दिया है क्योंकि बार बार ये सब सारी चीजें कई बार आती हैं। तो पीसीए 2023 का चूंकि मैंने नया बुक ले लिया है तो उसमें स्पष्ट दे दिया है, 120 अध्याय 8 खंड इसमें है। ठीक है, अगला प्रश्न जो जगह की बात कर रहे थे, नेवासा कहाँ है। नेवासा देखिए यहाँ पे महाराष्ट्र में स्थित है, सीधा सीधा दिखा रहा है। ऐसे बहुत से जगह जगह छिटके हुए आपको साक्ष्य दिख जाते हैं। मैंने बोला था कि जरूरी नहीं है सारा चीज एक ही पेज पे आपको रखे रखे मिल जाए। ठीक है, कुछ इधर होते हैं, उन सबको जो कनेक्ट करना पड़ता है। इस प्रकार से बना करके आप जो है एक प्रश्न को सही करते हैं। दायमाबाद देखिए दिया हुआ, दायमाबाद या दायमाबाद, ठीक है, ये भी महाराष्ट्र में है। और लुसेंट के पेज की बात करें, देखिए प्रश्न नंबर 24 वही नागसेन नागार्जुन से बौद्ध धर्म दीक्षा ली, मीनांडर शासक था उस समय, मिलिंद पहो में इनका नाम मिलता है, ये सब लुसेंट में भी दिया हुआ है। ठीक है, और ऐसे ऐसे बहुत से प्रश्न आपको मिल जाएंगे जो लुसेंट में नहीं आपको दिखेगा लेकिन वहां पर दिख जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से कुषाण शासक के बारे में है, कुषाण कब आए, ये सब चीजें। कुषाणों को देखिए एक नया शब्द मिला है, यूची एवं तोखरी भी कुषाण को कहते थे। ठीक है, हो सकता है अगली बार प्रश्न नया बन जाए। कुषाणों की प्रथम राजधानी पुरुषपुर या पेशावर थी, दूसरी राजधानी का ध्यान रखना मथुरा थी। इन नए नए प्रश्न भी मिल जाते हैं, बाकी आपके पुराने तो मिलते ही रहते हैं। ठीक है, वही पूर्वी क्षेत्र के बारे में पूछा था कि भाई हड़प्पा सभ्यता का पूर्वी सीमा कौन निर्धारित करता है। ठीक है, तो बहुत जगह दिया हुआ है, प्रश्न के रूप में तो आया है, आलमगीर है, मेरठ में है, हिंडन नदी पर, तो बहुत बार ये प्रश्न आया है, तो व्याख्या में है, आप प्रश्न भी देख सकते हैं। यहाँ भी देखिए दिया हुआ है पूर्वी पुरास्थल
आलमगीर पश्चिमी उत्तर प्रदेश यानी मेरठ में स्थित है। ठीक है, यहाँ प्रश्न भी आया है, आलमगीर कहाँ है, देखिए यहाँ उत्तर प्रदेश दे रहा है। और इस प्रकार से व्याख्या पढ़ लेंगे तो और बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। यहाँ देखिए लुसेंट का है, यहाँ भी दिया हुआ है, सारे लिस्ट दिए हुए, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चलुदड़ो, रंगपुर, रोपड़, लोथन, आलमगीर, ये सब कहाँ पर है पूरा विस्तार में दिया हुआ है, किसने खुदाई करवाया, किसने खोज किया था, सब कुछ दिया है, बस बात है पढ़ने की। ठीक है, विष्णु पुराण देखिए यहाँ पे बना दिया है। विष्णु पुराण से किसकी जानकारी मिलती है? मौर्य वंश की। मत्स्य पुराण से किसकी? आंध्र सातवाहन की। वायु पुराण से गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। मत्स्य पुराण सबसे पुराना एवं प्राचीन एवं प्रामाणिक क्या है? पुराण है। ठीक है, इसका साक्ष्य देखिए। दर्शन का एक प्रश्न आया था, पतंजलि ने किसके प्रवर्तक है, या कपिल किसके प्रवर्तक है। यहाँ देख रहे हैं पूरा पूरा लिस्ट ही दे दिया है, इससे बाहर नहीं है कुछ, यहीं से आपने पढ़ लिया तो किसी भी तरह से घुमा फिरा करके प्रश्न आए आप उत्तर को सही कर सकते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 30 का देखिए वही प्रश्न है, कई तरह से घुमा घुमा के प्रश्न पूछा गया है, तो बार बार अगर आप अच्छे तरीके से इसे पढ़ते हैं तो आपका ये तैयार हो जाएगा। ठीक है, जहांगीर के बारे में हाकिंस आया था, हाकिंस के बाद कौन आया था, उन सब के बारे में, हाकिंस कितने वर्ष रहा, उसको क्या उपाधि दी गई, किससे विवाह करवाया गया, किसका राजदूत था, ये सब चीजें बार बार ये प्रश्न आता रहता है। ठीक है, तो आप लोग यहां से भी इसको पढ़ सकते थे। ठीक है, इंग्लिश खाकी किसको उपाधि दी, ब्रिटिश राजदूत के रूप में सर थॉमस रो भारत आया, किसके समय में आया, ये सब देख रहे हैं ना, कितनी बार एक ही प्रश्न को बार बार सन के साथ भी पूछ लिया है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कई बार पूछा गया है। ठीक है, इल्तुतमिश, इल्तुतमिश भाई, इल्तुतमिश का पुत्र था। इल्तुतमिश के जस्ट बाद कौन बैठा था? रुकनुद्दीन फिरोज। रुकनुद्दीन फिरोज के बाद कौन बैठा था? ठीक है, रजिया सुल्तान कौन थी? ये सब बकायदे जानकारी प्राप्त होती है, तो बहुत आसान है, रजिया सुल्तान के पिता इल्तुतमिश थे। ठीक है, माँ शाह तुर्कान कौन थी? इल्तुतमिश की पत्नी थी या नहीं थी? यहाँ से आपको स्पष्ट रूप से मिल सकता है। तो इस प्रकार से यदि आप घटना चक्र, पूर्वावलोकन और लुसेंट को मिलाकर पढ़ लेते हैं तो आपकी बहुत सारी काम वहीं पे आसान हो जाता है। ठीक है, हुमायूं, हुमायूं के बारे में एक नाम दिया था, हमीदा बानो बेगम कौन है? हमीदा बानो बेगम हुमायूं की पत्नी थी, और हमीदा से ही अकबर जैसे शासक का जन्म हुआ था। ठीक है, हुमायूं द्वारा लड़े गए युद्धों के बारे में देखिए दिया हुआ है, पूरा सन के साथ दिया हुआ है, आप यहां से अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं। ये ऐसा प्रश्न है जो बार बार पूछा जाता है। हुमायूं नामा की रचना गुलबदन बेगम ने की थी। ठीक है, इस प्रकार आप देख सकते हैं ऐसा टॉपिक है ना जहां से आपका हर परीक्षा में, पीसीएस में 150 प्रश्न आता है, तो आपको 25, 26 प्रश्न, 24 प्रश्न, 22 प्रश्न, 20 से नीचे तो सवाल ही नहीं उठता, इतना मिल ही जाता है। उसी तरह समीक्षा अधिकारी में भी 20 मान के चलिए एवरेज, और मैंने बताया ही कि 18 प्रश्न आया हुआ है, और इन दोनों में ही पीसीएस में 22 प्लस और समीक्षा अधिकारी में 15 प्लस साक्ष्य मैं दिखा रहा हूं आपको। ठीक है, साहित्य की बात है, मैं एक किताब पे प्रश्न आया था, देख रहे हैं इस तरह से बार बार प्रश्न आते रहते हैं। गुलबदन बेगम किसकी पुत्री है, वहां पे मिलान करने के लिए दिया था, साफ साफ ही दे रहा है बाबर की पुत्री थी। ठीक है, ये सब तो मैं साक्ष्य पहले दे दिया था, आप जाइए प्लेलिस्ट में जाइए, बकायदे पूरा एकदम प्रूफ दिया हुआ है। मीरात सिकंदरी के बारे में पूछा हुआ है कि ये पुस्तक कैसा है, वहां पे पूछा था कि किसके बारे में यहाँ पे इस पुस्तक में चर्चा मिलती है। ठीक है, तो गुजरात के मुल्तान सुल्तान महमूद बेगड़ा के राज्य के सुख समृद्धि का एक पुस्तक जो है वर्णन करता है। व्यापारिक मार्गों की सुरक्षा के बारे में भी इसमें वर्णन मिलता है। तो इस प्रकार से यहाँ अगर आप प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं और व्याख्या को अच्छे से पढ़ रहे हैं तो वहां पे आपका दिमाग क्लिक करने लगेगा, हाँ ये तो मैंने कहीं पढ़ा था। रही बात पेशवाओं के मिलान का क्रम, कौन पहले था कौन बाद में था,
बहुत ही अच्छे से, और ये प्रश्न भी बार बार पूछा गया है। ठीक है, बालाजी विश्वनाथ, फिर कौन कौन था, ये देखिए पूरा एकदम। ये पीसीएस मेंस स्पेशल 2004 का प्रश्न है, ये भी नहीं कर सकते, नया है, सन के साथ लिखा हुआ है। ठीक है, ये तो प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है, आयोग का फेवरेट प्रश्न है। ठीक है, इस प्रकार यहाँ से पढ़ सकते हैं। देखिए ये पीसीएस 2023 में पूछा गया, उसका सॉल्व है, तो इसको छोड़िए, आप यहाँ मिला लीजिए। तो आप 2-3 नाम जान गए, एक आध चेंज है, मान लीजिए यहाँ माधव राव दिया हुआ है, यहाँ पे नारायण राव दिया हो। जब यहाँ से आप व्याख्या पढ़ते हैं तो देखिए यहाँ पे बालाजी विश्वनाथ, फिर बाजीराव प्रथम आ गया। बाजीराव प्रथम के बाद देखिए यहाँ पे बालाजी बाजीराव आ गया। बाजीराव के पश्चात देखिए माधव राव का नाम आ गया। 4 नाम आपने अगर तैयार कर लिया, 3 भी याद है शुरू का, तो आप प्रश्न को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ये प्रश्न बहुत बार आता रहता है। ठीक है, यहाँ देखिए जो शासक थे, साहू जी, राजा राम संभाजी, इन सब के बारे में दिया हुआ है, तो इनका भी पूछा गया है पीसीएस, हो सकता है अगली बार आ जाए, तो इसको उठा करके बढ़िया से पढ़िए। ठीक है, और मैंने बार बार बोला, 6 महीने पहले ही मैंने प्रूफ दिखाया, तो दोबारा मैं दिखा रहा हूँ, एग्जाम नजदीक है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो एक बार फिर से अच्छे से रिवीजन कर लीजिए, अभी भी वक्त है कि आप एक बार अच्छे से बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, जब बार बार ये पढ़ते हो चीजों को, तो दिमाग में धीरे धीरे बैठता चला जाता है। ठीक है, रटना नहीं है, केवल पढ़ना है। लुसेंट की बात करें तो लुसेंट में ये सब चीजें दिया है, ऐसा नहीं है केवल घटना चक्र में ही है, लुसेंट में ही है। और लुसेंट में कभी कभी ऐसे नए नए प्रश्न मिल जाते हैं जो आपके स्कोर को बढ़ा देते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए सब बकायदे लिस्ट के साथ दिया हुआ है। ठीक है, प्रश्न नंबर 35 का ही है, माधव नारायण कब बने। माधव राव देखिए यहाँ पे दिया है, माधव राव। माधव राव के बाद नारायण राव आए, नारायण राव के बाद नारायण द्वितीय भी आ गए हैं, तो यहाँ पे अच्छे से लुसेंट में भी आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, आगे बढ़े तो जौनपुर, अच्छा, किस शासक ने सर्वप्रथम जजिया कर समाप्त किया था, यहाँ पे जम्मू कश्मीर का नाम नहीं लिखा है, तो जैनुल आबेदीन जम्मू कश्मीर के शासक थे, जिन्होंने जजिया कर समाप्त किया, गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाया। ठीक है, यही प्रश्न देखिए पूछा गया है, यहाँ कश्मीर दिया हुआ है और ये उत्तराखंड में पूछा गया है, यहाँ पे कश्मीर नाम न दे करके पूछा है, सर्वप्रथम जजिया कर किसने समाप्त किया है, तो जैनुल आबदीन, अकबर से पहले जो है थे, इसलिए इनका समय अकबर से पहले, इसलिए सर्वप्रथम जैनुल आबदीन हुआ। यहाँ पे कश्मीर नाम ही दे दिया है। तो ये प्रश्न भी बार बार देखिए पूछा जाता रहता है, और बहुत सारी चीजें यहाँ पे व्याख्या में आपको मिल सकती है। तो इस प्रकार से आप पढ़ेंगे तो चीजों को आराम से कर देंगे। ये लुसेंट का पेज है, लुसेंट में भी बाकायदे दिया हुआ है कौन है जैनुल आबदीन, जैनुल आबदीन ने क्या क्या किया था, कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता था, देखिए यहाँ पे जजिया कर हटा दिया, गोवध निषिद्ध कर दिया। ठीक है, इसी को कश्मीर का अकबर भी कहा जाता है। बुलर झील स्थित जैना लंका इसके काल में अभियांत्रिकी उन्नति का सर्वश्रेष्ठ नमूना माना जाता है, या उत्कृष्ट नमूना माना जाता है। तो सब कुछ दिया हुआ है, पढ़िए अच्छे से। मैं तो क्विज करा रहा हूँ, देखिए थोड़ा सा घुमा फिरा देता हूँ, गलत कर देते हैं लोग। तो टेलीग्राम पर भी जुड़ जाइए, चैनल को भी सब लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, अभी बहुत से सारे प्रूफ ऐसे ही आपको देंगे, आपको लगेगा कि हाँ मैं तो अभी तक भटक रहा था, लोग भटका रहे थे। ठीक है, एक देखिए पुस्तक का नाम था, फिरोज तुगलक ने फिरोज तुगलक का कोई पुस्तक था, उसको किसने लिखा था, जिसमें 1300 ग्रंथों का है। देखिए अपाउद्दीन, थोड़ा सा नाम को ऊपर नीचे हो सकता है, अपाउद्दीन द्वारा दलायते फिरोजशाही नामक अनुवाद किया गया था। पुस्तकालय से लूटे गए 1300 ग्रंथों में से कुछ को फारसी विद्वान अपाउद्दीन द्वारा दलायते फिरोजशाही नाम से अनुवाद किया गया था। प्रश्न भी पूछा गया है, ये और कहीं नहीं लुसेंट में मिला है। ठीक है, यहाँ पे देखिए यही प्रश्न है, फिरोज तुगलक के नागरकोट अभियान के दौरान संग्रहित 300 संस्कृत पुस्तकों का अनुवाद किसने किया है, यहाँ पर जो है नाम दिया हुआ अजुजुद्दीन खान, यहाँ पे अपाउद्दीन है, नाम वही है। ठीक है, थोड़ा सा चेंज है। ठीक है, यहाँ पर देखिए व्याख्या में देखिएगा, तो इसका नाम दलायात ए फिरोजशाही है। यहाँ देखिए लुसेंट में क्या दिया है, यही तो दिया है, दलायते फिरोजशाही, देखिए यही है। अपाउद्दीन या अजुजुद्दीन नाम का इधर उधर है, तो दलायते फिरोजशाही देखिए यहाँ पे है, इस व्याख्या में भी यही नाम दिया दे रहा
दिया जा रहा है। यहाँ पे दो नाम लिख दिया है कोष्टक में, अगर कंफ्यूजन हो। अजीजुद्दीन खान की जगह इजुद्दीन खालिद भी दिया हुआ है। इसका अनुवाद कार्य दलाइलात ए फिरोज शाही नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, वही पुस्तक है। और उसका कहाँ से मिला आपको? नया प्रश्न है ये, घटना चक्र में नहीं था, लेकिन लुसेंट ने काम कर दिया। यदि आपने लुसेंट पढ़ा होता तो ये प्रश्न भी कर देते। चलो, ऐसे बहुत सारे आपको प्रूफ देखने को मिलेंगे। ये तो आप जाकर के प्रश्न के साथ बहुत अच्छे से आप देख सकते हैं। ठीक है, जहादर सिंह शाह कौन था? फर्रुखसियर को क्या कहा जाता था? मोहम्मद शाह रंगीला क्या था? मोहम्मद शाह रंगीला ने ही अनेक ख्यालों की रचना की थी, जिसमें एक टप्पा शैली भी आती है। ठीक है, 1857 क्रांति से संबंधित डेट का पूछा है मिलान के लिए कि मेरठ में किस डेट को शुरू हुआ, लखनऊ में किस डेट को शुरू हुआ। देखिए 10 मई को मेरठ को प्रारंभ हुआ, ऊपर ऊपर किसका था? 29 मार्च को बैरकपुर का दिया है, मेरठ का दिया है। इस प्रकार से सारा लिस्ट दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए, आप बार बार जब प्रश्नों को पढ़ते हैं तो यहाँ से भी आपका तैयार होता है। मेरठ में कब शुरू हुआ? 10 मई। 10 मई बार बार पढ़ते हो तो आपके दिमाग में डेट बैठ जाता है, रटना नहीं पड़ता है, बार बार हो जाता है। ठीक है, सब कुछ दिया है। और लिस्ट की बात है, लिस्ट में आएंगे आप तो बहुत जगह लिस्ट भी दिया हुआ है, और लुसेंट में बहुत व्यवस्थित तरीके से सारा डेट दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ देखिए सब दिया है, कानपुर में कब हुआ, लखनऊ में कब हुआ, ये व्याख्या में दिया हुआ है। आप केवल प्रश्न करके आगे बढ़ जाएंगे तो बहुत ज्यादा फायदा आपको नहीं होने वाला है। ठीक है, इसलिए आप जो है प्रश्न के साथ साथ व्याख्या को अच्छे से पढ़ने की कोशिश करिए। ठीक है, झांसी में देखिए दिया है। आगे बढ़ते हैं, ये मिलान वाला हो गया, तो इसमें सारा कुछ व्यवस्थित दिया हुआ है। लखनऊ, कानपुर, देखिए लुसेंट का पेज है। 1857 की महान क्रांति। ठीक है, इसमें पूरा लिस्ट दिया हुआ है, आप यहां से भी पढ़ सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे है दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, झांसी, इलाहाबाद। इसमें थोड़ा सा लखनऊ का डेट गलत था तो मैंने अलग से लिख दिया है 29 मई। कभी कभी मिसप्रिंट हो जाता है किसी किसी किताबों में। ठीक है, तो उसको अन्य जगह से भी मिला लिया जाता है। प्रश्न नंबर 41 वही था, किसान प्रांत सभा गठन किसने किया था? ठीक है, उसके बारे में है। ये देखिए आईएएस 2005 में प्रश्न पूछा गया है, निम्न में कौन फरवरी 1918 में स्थापित यूपी किसान की स्थापना से संबद्ध नहीं है? जवाहरलाल नेहरू संबद्ध नहीं थे। कौन कौन संबद्ध था? नारायण द्विवेदी, गौरी शंकर मिश्र, मदन मोहन मालवीय, ये तीनों लोग जो है उससे संबद्ध थे। तो यहाँ पे कहा है कौन संबद्ध नहीं था, उसमें कहा गया है कौन संबद्ध था, तो वहां पे नाम विकल्प में दिया है नारायण द्विवेदी। ठीक है, ये देखिए ये प्रश्न नीचे छपा भी है, नया घटना चक्र है मेरा, इसलिए इसमें दिया हुआ है। यही प्रश्न है ना, यही प्रश्न है। बताइए क्या अंतर है? अगर आप इसे अच्छे से पढ़े होते तो ये प्रश्न गलत होता, जिसका गलत हुआ है कभी नहीं गलत होता। इस प्रकार डायरेक्ट इनडायरेक्ट सारे प्रश्न एक दूसरे से मिले होते हैं। ठीक है, रास बिहारी बोस ने दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका था। ठीक है, ये किस संगठन से जुड़े हुए थे? ये अलग अलग किताबों में आपको बहुत सारा मिलता है। ठीक है, बार बार जब आप पढ़ते हैं तो आराम से आप उत्तर लगा के चले आते हैं। तो ऐसा कोई प्रश्न आपको मिलेगा ही नहीं जिसकी चर्चा न हो, या कभी न कभी हो। अरे देखो भाई, एक निर्धारित सिलेबस है। ठीक है, आयोग का एक निर्धारित सिलेबस है, प्रश्न कहाँ से लाएगा? प्रश्न को घुमा फिरा करके ही पूछा जाता है। जैसे मैं पूछ देता हूँ टेलीग्राम पर, क्विज कराता हूँ, उसी में बहुत से लोग गलत करके चले आते हैं। ठीक है, तो प्रश्न कहीं दूसरे ग्रह से नहीं लाएगा आयोग, उसी में से पढ़ाएगा और उसी में से आपको कंफ्यूज कर देगा, क्योंकि आप लापरवाही में जब पढ़ते हो तो चीजें गलत हो जाती हैं। ठीक है, तो ध्यान से पढ़िए, अभी भी समय है, अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है, अनुशीलन समिति क्या है, उससे कौन संबंधित है, ये सब बहुत देखा है। रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की स्थापना, प्रश्न आया है ना पीसीएस 23 में। सुभाष चंद्र बोस का जो महिला रेजिमेंट था उसका नाम क्या था? सुभाष चंद्र बोस ने ही गठन किया था, और महिला रेजिमेंट का नाम रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट था। यहाँ देखिए बकायदे
दिया हुआ है। ये कब का प्रश्न पूछा गया है? ये प्रश्न पूछा गया है, देखिए लोअर प्री 2015 में पूछा गया है। ठीक है, ये देखिए 23 वाला प्रश्न, यही प्रश्न है। यहाँ पे थोड़ा सा घुमा दिया, पूछने का तरीका बदल दिया। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए सुभाष ब्रिगेड, गांधी ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड, लक्ष्मीबाई रेजिमेंट, सब लूसेंट का पेज है, यहाँ भी दिया हुआ है। बस पढ़ने की जरूरत है, कितने अच्छे से आप पढ़ते हैं, बस वही सब मायने रखता है। ठीक है, 1857 में बरेली विद्रोह का नेता कौन सा है? खान बहादुर खान है भैया, कितनी बार पूछा गया है। यूपी पीसीएस प्री 1998 का प्रश्न है और आपका पूछा गया है 2023 में। ये देखिए यही प्रश्न है ना, पीसीएस 2023 में यही प्रश्न है, खान बहादुर खान, यहाँ पे खान बहादुर था। तो आप आराम से जो है व्याख्या जब पढ़ते रहते हैं, बार बार ये प्रश्नों को पढ़ते हैं, तो आपको पूरा नाम भी मिल जाता है। ठीक है, इस प्रकार से आप देख सकते हैं हर चीज का। यहाँ भी देखिए लिस्ट दिया हुआ कौन नेता था, बरेली का खान बहादुर खान, खान बहादुर खान। ठीक है, दिया हुआ है। यहाँ पे विद्रोह की बात है, विद्रोह का पूछा गया है, मैंने यहाँ पे कर दिया है, सबका दिया है, विद्रोह का विस्तृत लिस्ट ही दे दिया है, कहाँ हुआ, किस सन में हुआ, इसका नेता कौन था, सब कुछ दे दिया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आया था, कुछ आंदोलन हुए थे, उनका डेट बताना था, उसमें मिलान करना था, कह रहा था अंतिम कौन है। तो आप जब बार बार ये डेट पढ़ते रहते 1916, 1917, 1919, तो इस तरह से दिमाग में बैठते चला जाता है और प्रश्न सही करके चले आते हैं कि सबसे अंत में जो था, ये देखिए मोपला विद्रोह, यही लगभग प्रश्न पूछा गया है आपके किसमें, ये लोअर 2008 में है, और आपका जो प्रश्न था वो इसमें है कि नहीं, नहीं है। उसमें भी इसी तरह का दिया हुआ है और कह रहा है कि लास्ट में कौन था। ठीक है, ये लोअर 2008 का प्रश्न था, इसी तरह का 4 विकल्प हुआ है, उसमें जो है लास्ट में मोपला विद्रोह दिया था। तो आराम से 1919 आपको पता चल गया कि जलियांवाला बाग कांड है। 1917 भैया चंपारण हुआ था। चौरी चौरा कब हुआ था? 1922 आपको पता चल गया। तो मोपला विद्रोह 1921 में हुआ। तो देखिए चौरी चौरा अगर है तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, सबसे अंतिम कौन था। इसमें मिलान करने के लिए दिया हुआ है, वहां पूछा है सबसे अंत में घटित घटना कौन सी थी। ठीक है, इस प्रकार से बहुत बार इस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। होम रूल आंदोलन किसने किया था, कब हुआ था, जलियांवाला बाग का देखिए डेट यहाँ पे दिया है, खिलाफत आंदोलन कब हुआ था, सब कुछ तो दिया है, चौरी चौरा कांड कब हुआ था, सब कुछ दिया है, अच्छे से पढ़िए। सर साइमन कमीशन कब आया था, ये सब देखिए बाकायदे दिया हुआ है। ठीक है, प्रश्न नंबर 48 में है, किस महिला क्रांतिकारी, ये तो खैर दीक्षांत समारोह प्रश्न तो यूडीएलडीए का। 23 का जो प्रश्न था वो था कि इसमें से कौन शामिल नहीं थी, किसमें, विद्रोह में 1857 की, इस तरह का प्रश्न है। तो अगर आपने यहां से अच्छे से पढ़ा होता, उसमें बीना दास या शांति घोष या सुनीति चौधरी का नाम दिया है, तो यदि आपने इसको अच्छे से पढ़ा होता, व्याख्या पढ़ा होता, तो 1932 में ये बंगाल की क्रांतिकारी थी और दीक्षांत समारोह के समय गवर्नर या जिलाधिकारी को गोली मारने वाली एक क्रांतिकारी थी। ठीक है, तो आप आराम से वहां से नाम को छाट सकते थे, शांति घोष या सुनीति चौधरी तो भैया 1931-32 की है, बंगाल के क्रांतिकारी हैं, तो 1857 में कहाँ आ जाएंगे। शांति घोष भी नाम मिल गया, सुनीति चौधरी भी निकल गया, बीना घोष भी मिल गया। बीना घोष है कि बीना दास है? बीना दास, शांति घोष, सुनीति चौधरी, तीनों नाम मिल गया। इसे अच्छे से पढ़ना होता है तब होता है, इतना आसान नहीं होता है, इसको घोटना पड़ता है बार बार। ठीक है, तो इस तरह से अब देखो यहाँ पे समीक्षा अधिकारी। और हाँ देखो, कुछ लोग कहते हो सर पैर हिलाते हो, आप पढ़ाते हो तो लगता है पैर हिलाते हो, तो पैर वैर मैं नहीं हिलाता हूँ, मैं जमीन पे ही बैठ के बनाता हूँ, छोटे टेबल पे। ठीक है, मेज कुर्सी पे बैठता है 1 मिनट के लिए जो बगल में पड़ा हुआ है, तो मुझे लगता है कि हाँ मेरा पैर हाथ हिल रहा है। हो सकता है ऐसा इसलिए हो रहा हो कि पीछे ग्रीन पर्दा लगा हुआ है, तो हवा के कारण जो है थोड़ा सा इधर उधर होता है, तो हो सकता है आप लोगों को लग रहा हो कि सर पैर हिला के पढ़ाते हैं। पैर हिलाने की मेरी आदत नहीं है,
ठीक है। तो अगर आज के वीडियो में आपको ऐसा लगे कि मैं पैर हिलाता हूँ या इस तरह का चीजें हैं तो फिर से बताइएगा। वैसे तो आदमी बैठेगा तो थोड़ा आगे पीछे दाहिने बाएं तो होता है, लेकिन ये उस तरह परमानेंट पैर हिलाने वाला परमानेंट हिलता रहता है शरीर ना। अगर उस तरह से हो रहा है मेरा शरीर की जैसे लग रहा है पैर मैं हिला रहा हूँ, तो फिर से बताइए, कमेंट करिएगा, तो अगली बार इस पंखे को बंद कर देंगे जो ऊपर चल रहा है, क्योंकि वो बड़ा आड़ लगता होगा देखने में। लेकिन पैर नहीं हिलाता हूँ, ठीक है, ये गलतफहमी छोड़ दीजिए आप। समीक्षा अधिकारी का ये प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका के संघर्षों ने गांधी जी को राष्ट्रीय आंदोलन के नेतृत्व के लिए तैयार किया। दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों को जुझारूपन को देखकर गांधी जी को यह विश्वास हो गया कि भारतीय जनता किसी उद्देश्य के लिए जुझारू संघर्ष और बलिदान के लिए तैयार हो जाएगी। कौन सी बड़ी बात है भाई, गांधी जी ने, ये तो प्रश्न कहीं मिले चाहे ना मिले यार, अनुभव के आधार पर और नॉर्मल चीजें हैं, अपने आप कर देना चाहिए। ए विकल्प, ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। ऐसे प्रश्नों में आंख बंद करके करना चाहिए। प्रश्न कोई पढ़ने पढ़ाने वाला थोड़ी ना होता है। इतना तो पता है कि हाँ गांधी जी ने जो है वहां पर नेतृत्व किया था आंदोलन का, कई जो है चीजों को विरोध किया था अफ्रीका में जब ये गए थे, तो जाहिर सी बात है भारतीयों का और वहां के लोगों का साथ मिला था, तभी तो इन्होंने इतना हिम्मत दिखाया। तो उनको बिल्कुल विश्वास हो गया था कि भारतीय कुछ भी कर सकते हैं। तो इसमें कुछ हमको दिखाने की जरूरत नहीं है, तो आप तुरंत जो है इसमें क्या कर रहा, हाँ आर्य की सही व्याख्या करता है, बिल्कुल एकदम डाउट की नहीं है। कुछ प्रश्न ऐसे नहीं किया जाता है। बाकी प्रश्नों में देखिए यहाँ पे दिया हुआ है व्याख्या में, घटना चक्र का पेज है। दक्षिण अफ्रीका के उनके संघर्षों उनकी सफलताओं ने भारत में तो अधिक लोकप्रिय बनाया ही है। और यहाँ पे क्यों गए थे, दक्षिण अफ्रीका कब गए थे, कितने वर्ष में गए थे, वो सब भी दिया है, ठीक है। और यहाँ पर आकर के इन्होंने फिर भारत में जो समस्याएं थी उसको, उसके समाधान में गांधी जी लग गए। अगला प्रश्न देखिए, अक्टूबर 1940 में गांधी जी ने कुछ चुने हुए लोगों द्वारा सीमित सत्याग्रह का आह्वान किया गया। प्रथम सत्याग्रही कौन है, विनोबा भावे का नाम सुना होगा। दूसरे जवाहरलाल नेहरू थे। तो ऐसे ही सीमित सत्याग्रह जो है उन्होंने किया था चुने हुए लोगों के साथ। यह सत्याग्रह इसलिए सीमित रखा गया ताकि ब्रिटेन के युद्ध प्रयासों को ठेस पहुंचे। तो यहाँ पे जानने का बन जाता है मुद्दा कि दूसरा विकल्प सही है या नहीं सही है। तो इसके बारे में भी जब आप विस्तार से पढ़ते चले जाते हैं तो यहाँ पर पता चलता है कि अगस्त प्रस्ताव को पूरी तरह अस्वीकार करते हुए कांग्रेस ने गांधी जी के नेतृत्व में व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया। यह सत्याग्रह ब्रिटिश सरकार की भारत नीति के प्रति नैतिक विरोध की प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति थी, ठीक है। यहाँ देखो विनोबा भावे प्रथम सत्याग्रह, जवाहरलाल नेहरू दूसरे थे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, दूसरा कि यह सत्याग्रह इसलिए सीमित रखा गया ताकि ब्रिटेन के युद्ध प्रयासों को ठेस पहुंचे, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि हर चीज दिया हुआ है किताबों में, ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ शब्दों का हेर फेर हो सकता है, लेकिन आप यहाँ से सफलता का रास्ता तय कर सकते हैं, बशर्ते चीजों को समझना होगा, ठीक है। अगला प्रश्न जो समीक्षा अधिकारी का है, निम्नलिखित मुगल शासकों पर विचार कीजिए तथा उनको काल क्रमानुसार व्यवस्थित करिए। फारूक सियर, जहांगीर शाह, बहादुर शाह, मोहम्मद शाह, नाम दिया हुआ स्पष्ट रूप से आप लोग देख सकते हैं। और इसका साक्ष्य घटना चक्र लुसेंट दोनों में दिया है और बहुत ही व्यवस्थित तरीके से दिया है। घटना चक्र में पढ़ेंगे तब भी देखिए सीरियस नाम मिला हुआ है, मैं हाईलाइट कर दिया हूं। लुसेंट आप जाएंगे पढ़ने तो यहाँ पे देखिए पूरा व्यवस्थित तरीके से सबका नाम दिया हुआ है। एक बार मेहनत करना है और दूसरी बार के लिए केवल रिवीजन करके नजर उठा के देख लेना है, आपका प्रश्न सही हो जाएगा, ठीक है। बुरहान मुल्क के बारे में दिया हुआ है। बुरहान मुल्क शहादत खां के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों से कौन सही। अवध के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक शहादत खां था, उसने सैयद बंधुओं के विरुद्ध षड्यंत्र में भाग लिया। तो यहाँ पर देख सकते हैं अवध का प्रथम नवाब कौन था, शहादत खां था, ठीक है। इसका नाम बुरहान मुल्क मिलता है पूरा, इस प्रकार से दिया हुआ है। बात आती है कि भाई उसने सैयद बंधुओं के विरुद्ध सैन्य में भाग लिया कि नहीं मिला, कुछ चीजें स्पष्ट नहीं रहती, तब भी अनुमान के हिसाब से दोनों उत्तर सही कर लिया जाता है अगर आपका एक कॉन्फिडेंस है तो। आगे बात करें कि इसने दखलंदाजी किया था कि नहीं किया था, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1713 ईस्वी तक मुगल दरबार में सैयद बंधु, अब्दुल्ला खां और हुसैन सबसे शक्तिशाली से जो हिंदुस्तानी दल के नेता थे, ठीक है। फिर इनको उतार दिया गया, इन्होंने 2-3 कठपुतली शासकों को बैठाया था
और उसके बाद इनका पतन हो गया। ठीक है, पतन करने में जाहिर सी बात है कि सआदत खां भी शामिल था, क्योंकि अभी आपको दिखाऊंगा कि उसको सम्राट ने क्या किया था, पुरस्कृत किया था। किसको? सआदत खां को। ठीक है, यहां देखिए, मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने सआदत खां को बुरहान उल मुल्क की उपाधि दी थी। सआदत खां का असली नाम मीर मोहम्मद अमीन था। ठीक है, तो भाई इतना खास था, तो वही मैं बता रहा हूँ, कुछ ये आइडियाज लगा दिया जाता है, ये सब पढ़ते पढ़ते आइडिया आ जाता है कि मोहम्मद शाह ने सआदत खां को जब इतनी बड़ी उपाधि दी, तो जाहिर सी बात है, नहीं स्पष्ट रूप से मिल रहा है कि नहीं बुरहान मुल्क सआदत खां शामिल था कि नहीं शामिल था। जब मोहम्मद शाह का खास था, तो उस समय दखल अंदाजी सब छोटे छोटे क्षेत्र जो थे इन लोगों का बढ़ गया था, तो आराम से इसको कहा जा सकता है कि ये लोग शामिल थे। ठीक है, अनुमान के तहत जौनपुर को सिराज हिंद के नाम से जानते हैं। जौनपुर सरकी काल में शिक्षा का महान केंद्र था। बहुत बार ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं, बार बार पूछे गए हैं, बस पढ़ने की जरूरत है। निम्नलिखित में भारत का सिराज किसे कहा जाता है, बार बार दिया हुआ। यहाँ भी देखिए प्रश्न आया है। जौनपुर के सरकी वंश का सबसे महान शासक इब्राहिम शाह सरकी था। विद्या और कला का प्रेमी था, सरकी शैली कहा जाता था। जौनपुर की सांस्कृतिक ख्याति चारों तरफ फैली हुई थी। जौनपुर भारत का सिराज नाम से प्रसिद्ध हो गया था। ठीक है, इस प्रकार से बार बार प्रश्न आता है। पंजाब के विलय से संबंध में भी बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं। महाराजा दलीप सिंह के बारे में 29 मार्च 1849 को क्या हुआ, दलीप सिंह को सभी प्रदेश भारतीय ब्रिटिश का हिस्सा बने कि नहीं बने, दलीप सिंह को पेंशन कितनी दी गई, ये सब भी विस्तार पूर्वक देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है दलीप सिंह के बारे में, डेट के साथ देखिए, तो पढ़िए अच्छे से। पेंशन भी देखिए 50,000 पाउंड, बस पढ़ने की जरूरत है। ठीक है, देखिए गुप्तकालीन प्रशासनिक विभाजन का सही अनुक्रम क्या है, भुक्त विषय वित्त ग्राम, इसका भी देखिए लूसेंट में दिया हुआ है, बहुत अच्छे से दिया हुआ है। अच्छे से दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे देश जिसके शासक गुप्ता, दूसरी इकाई भुक्त थी, भुक्त के बाद देखिए विषय थी, विषय के बाद जो है यहाँ पे अच्छा साधारण कर्मी है, फिर ग्राम लास्ट में थी, इस प्रकार से दिया हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न है मधुबनी कहाँ है, बिहार में है, लेपाक्षी कहाँ है, पट्टचित्र कहाँ है, उड़ीसा में है कि नहीं है। देखिए यहाँ पे पट्टचित्र, पट्टचित्र कहाँ पर है, यहाँ पे देखिए, देखिए पट्टचित्र उड़ीसा की चित्रकारी है। मिल गया चलो, सारा नाम नहीं मिल पा रहा है, कुछ तो मिल गया। मधुबनी कहाँ का है, बिहार का है, डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट मिला कि नहीं मिला। ठीक है, यहाँ प्रश्न ही आ गया है, मधुबनी पेंटिंग कहाँ की है, एमपीपीसीएस 2013 में पूछा गया है। लेपाक्षी मंदिर कहाँ है, यहाँ पे देखो लेपाक्षी मंदिर कहाँ दिया हुआ है, आंध्र प्रदेश है कि कहाँ है, सब कुछ दिया हुआ है। ठीक है, ये तो प्रश्न भैया आयोग को इतना अच्छा लगता है कि किसके काल में पहली बार जनगणना की गई थी, ये प्रश्न तो बार बार आता है, बच्चों जैसा प्रश्न है, रट ही गया है। ठीक है, देखिए इतनी बार आया है, इतनी बार आया है, पूछो मत। ठीक है, नेक्स्ट, लोकी अधिनियम, बंगाल टेनेक्सी आय सहमति अधिनियम, ये प्रश्न पूछा गया, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम। ठीक है, यहाँ पर देखिए लॉर्ड कर्जन के समय क्या क्या हुआ है, विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में। ठीक है, और बंगाल टेनेक्सी एक्ट, जरूरी नहीं है सब एक जगह मिल जाए, ढूंढना पड़ेगा, कनेक्ट करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 1885 है, सब कुछ एकदम नहीं मिल जाएगा थाली की तरह सजा करके, आपको तो इकट्ठा करना पड़ेगा। ठीक है, साइमन कमीशन के बारे में है, 2 बार भारत का दौरा किया, और उसका डेट सही है कि नहीं, तो यहाँ पर देख सकते हैं डेट दिया हुआ है, 3 फरवरी 1928 को बंबई पहुंचा। दूसरी बार का इसमें किताबों में, इन दोनों किताबों में फिलहाल क्लियर नहीं है, तो कोई बात नहीं, 100% कौन करके आता है। ठीक है, लॉर्ड कर्जन के बारे में है कि अंग्रेजी सम्राट को ग्रेनाइट की चट्टान पर स्थापित किया। ग्रेनाइट का सेंस यहाँ पे मजबूत चट्टान से मतलब है। कलकत्ता निगम अधिनियम की घोषणा किसने कब किया, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कलकत्ता निगम कहाँ गया, हाँ 1899 कलकत्ता कारपोरेशन अधिनियम बनाया था। दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है, विश्वविद्यालय अधिनियम तो नीचे दिया है। बिपिन चंद्र पाल के बारे में, ब्रह्म समाजी नेता तथा समाज सुधारक थे, कोई डाउट नहीं।
न्यू इंडिया नाम की साप्ताहिक पत्रिका प्रकाशित करते थे? बिल्कुल करते थे और बहुत बार दिया हुआ है। ठीक है, न्यू इंडिया, बार बार ये सब प्रश्न आए हुए हैं। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के संदर्भ में वह कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रथम स्नातक स्नातक थे। बिल्कुल सही बात है। रही बात सीताराम उनका अंतिम उपन्यास था कि नहीं, ये स्पष्ट रूप से घटना चक्र लुसेंट में नहीं मिला है, तो भी कोई बात नहीं। हम इसको, ऐसे प्रश्न है इनका दोनों उत्तर मार करके आना चाहिए, थोड़ा सा जो है रिस्क ही सही, कोई बात नहीं। ठीक है, बाकी देखिए यहाँ पे दिया हुआ प्रश्न पूछा गया है, आईएएस में प्रश्न आया है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय कलकत्ता विद्यालय के प्रथम स्नातक थे। देखिए एक दो दोनों सही है, तो इसमें जाहिर सी बात दूसरा सही है। बाकी किताब काफी की बात करें इनके, तो यहाँ पे दिया तो है आनंद मठ इन्होंने लिखा। पहला उपन्यास इनका दुर्गेश नंदिनी था। अंतिम की बात है नहीं पता चल पा रहा है, तो कोई बात नहीं। गीतांजलि तो की रचना तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था। उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है? देखिए नाम दिया हुआ है। अगला प्रश्न है, संवाद कौमुदी एक बंगाली साप्ताहिक के संपादक राजा राम मोहन राय थे। विधवा जलाने की प्रथा की निंदा करते हुए उसमें लेख प्रकाशित किए। जाहिर सी बात है, संवाद कौमुदी यानी प्रज्ञा का चांद, इस तरह का इसका हिंदी में शाब्दिक अर्थ है। तो राजा राम मोहन राय ने विधवा विवाह जलाने का बहुत ही प्रबल विरोध किया था। उन्हीं का देन था कि इस पर एक अधिनियम पारित हुआ। ठीक है, बेंटिंग के समय, और उस पर बैन लगा। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि आप इसका पहला चुन करके चले आए। ठीक है, हाँ, संवाद कौमुदी, हाँ देखिए प्रज्ञा का चांद। देखिए मुझे याद था ना नाम, ऐसा थोड़ी नीचे पढ़ के ऊपर आया हूँ, पढ़ते पढ़ते याद हो जाता है, आराम से कर सकते थे। रुद्रमा वारंगल के काकती वंश की चौथी स्वतंत्र शासक थी। उसने दक्षिण तमिलनाडु के पांड, उड़ीसा के पूर्वी गंग शासकों, देवगिरी के सेवना शासकों को पराजित किया था। दोनों सही है कि नहीं है? वारंगल के काकती वंश की चौथी स्वतंत्र शासक थी। इसके बारे में यहाँ पे आप देख सकते हैं, दिया हुआ है। आप पढ़ो तो आराम से पढ़ोगे जब, तब होगा तैयार। बीटा प्रथम था काकती वंश का संस्थापक। ठीक है, उसने अपना स्थापित किया साम्राज्य। सबसे शक्तिशाली शासक काकती वंश का गणपति था। रुद्रमा देवी गणपति की बेटी थी, जिसने रुद्रदेव महाराज का नाम ग्रहण किया, जिसने 35 वर्ष तक शासन किया। एक लड़की या बेटी 35 वर्ष तक अगर वो शासन की है, तो मजाक बात है क्या? आपको लगता है कि, आपको नहीं लगता है कि इसने हराया होगा लोगों को? 35 वर्ष तक इसने शासन किया था। ठीक है, तो कुछ चीजें नहीं मिलती हैं, तो ये सब पढ़ने के बाद एक आइडिया लग जाता है कि हमें कैसा उत्तर देना है। तो जाहिर सी बात है दोनों हो सकता है, कुछ चीजों में रिस्क लिया जाता है, 100% हुबहू नहीं फंसता है। ठीक है, सैयद वंश के सुल्तानों का सही अनुक्रम, बहुत बड़ी बात नहीं है इनको अनुक्रम में लगाना। ठीक है, पूरा एकदम लिस्ट दिया हुआ है, कौन है पहले, कौन कैसे है, तो ये सब चीजें पढ़ने से आती हैं। पूरा पूरा देखिए यहाँ पे मुबारक शाह, अलाउद्दीन आलम शाह, फिर उसके ऊपर कौन था, सब दिया तो है, आप पढ़ो, लगाओ। ठीक है, यहाँ भी देखिए इस तरह के प्रश्न बार बार पूछे गए हैं, कौन पहले है कौन बाद में है। किताबों का नाम है फुतूह सलातीन, फुतूहात फिरुस्शाही, तारीख फिरुस्शाही, खजाइनुल फुतूह। खजाइनुल फुतूह कौन नहीं जानता? अमीर खुसरो। ये तो बहुत आसान चीज है जी, बार बार पूछा हुआ है, देखो पूरा पेज ही मैंने डाल दिया है, पढ़ो ना। ठीक है, खजाइनुल फुतूह देखो बार बार पूछा गया है, सारे किताबों का नाम दिया हुआ है। ठीक है, तारीख मुबारक शाही, ये सब चीजें हैं, इन्हीं सब चीजों में से बार बार पूछे जाते हैं प्रश्न, पढ़ने की जरूरत है और क्या। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको अच्छे से पढ़िए। देखिए अभी भी पीसीएस समय है। ठीक है, अभी आपने अगर इसको नहीं किया है, एक बार मन लगा करके अच्छे से पढ़िए। ठीक है, और जीएस के लिए बेहतरीन तैयारी करिए। करंट अफेयर्स के लिए 2 मैगजीन बताया है मैंने, एक अर्धवार्षिकी, एक मंथली, उसको पढ़ते रहिए। घटना चक्र लुसेंट लगा लीजिए, 100 पार हो जाओगे जीएस में, कोई दो राय नहीं है। रही बात समीक्षा अधिकारी और पीसीएस, जीएस तो दोनों का सेम है, 19-20 का फर्क होता है। कभी समीक्षा अधिकारी में थोड़ा 20 कर देता है, तो कभी पीसीएस में 19 कर देता है, लेकिन पीसीएस से 20 ही रहता है समीक्षा अधिकारी में। प्री और मेंस की बात करते हैं तो उसमें थोड़ा सा, कभी प्री में 20 आ गया तो मेंस में 19 हो जाता है, और अगर मेंस में 20 आ गया तो प्री में 19 हो जाता है। ठीक है, लेकिन अच्छा स्तर रहता है, तो अच्छे से पढ़िए। हिंदी की बात है,
एकमात्र ऐसी पुस्तक है जिसे पढ़ करके आप 55+ स्कोर कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि इससे पहले किताबें नहीं थी मार्केट में, किताब बहुत है और बहुत अच्छी अच्छी है, मैंने लिस्ट भी बता रखा है। बशर्ते कि आप 4-5 किताबों को जब पढ़ते हो तब आकर के आप करते हो 56 प्रश्न, 57 प्रश्न। लेकिन ये एक ऐसी किताब है, केवल एक किताब पढ़ करके आप जो है उतना स्कोर कर सकते हैं। तो 4-5-6 किताब पढ़ने की जरूरत क्या है? तो उसके लिए, और ये किताब देखिए ऑनलाइन भी उपलब्ध है, ऑफलाइन इलाहाबाद में जायसवाल बुक डिपो, ठीक है, एकलैंड, गौरव, उसके बाद आपका लखनऊ में मॉडर्न बुक डिपो, अमीनाबाद में आशीर्वाद, आगरा में गोविंद, स्टूडेंट बुक डिपो, गोरखपुर, मुरादाबाद, ठीक है। इस तरह से आगरा में भी पहुंचा है, हर जगह पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। जहां पे आउट टाइम नहीं पहुंच पाया है वहां पे ऑनलाइन भी आप मंगा सकते हैं, ठीक है। बाकी दिल्ली में, पूरे दिल्ली में लगभग लगभग उपलब्ध है। इलाहाबाद, लखनऊ, ये 3 शहर है जहाँ पे ज़्यादातर लोग रहते हैं, यहाँ पे पहुंच ही गई है। तो आप आराम से इसको मंगा सकते हैं, ऑनलाइन भी उपलब्ध है। और आप व्हाट्सएप ग्रुप पे भी जुड़ करके हमसे इस बारे में, व्हाट्सएप ग्रुप में अभी कैसे आप जुड़ेंगे, आप टेलीग्राम ग्रुप में आप जुड़िए, उसका लिंक भी दिया गया है इसी डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप टेलीग्राम में आ सकते हैं। मुझसे जुड़ने के लिए नंबर दिया हुआ है, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आपको सारी जानकारी विस्तार से दे दी जाएगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार।